गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमिनिया विद केवी सर। और टीचिंग वर्ल्ड की आज दुनिया में जो साइंस सब्जेक्ट होता है हमारा, उसकी एक नई ब्रांच केमिस्ट्री, उसका लेसन शुरू करेंगे आज। चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है। नाम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्या नाम है चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो जो ब्रांच कौन सी होगी आज? केमिस्ट्री। कौन सी का पढ़ेंगे? केमिस्ट्री का। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ डेली लाइफ से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ, उनको देखते हैं जी। ओके, कुछ डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस। डेली लाइफ की कुछ ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या आएगा? जैसे पहला जो ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें, मिल्क इज लेफ्ट at open in summers. पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी में क्या है? जो आयरन आर्टिकल्स हैं, आयरन आर्टिकल्स गेट्स ए ब्राउन कलर डिपॉजिट या डिपोजिशन। और क्या हो सकते हैं? ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। और भी कुछ ले सकते हैं, रेस्पिरेशन, setting of curd, setting of curd, and so many examples are there which are familiar to us. तो क्या उनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं? मिल्क इज लेफ्ट एट ओपन इन समर्स। गर्मियों में दूध है जो बाहर रख देते हैं, आप मान लीजिए भूल गए हैं फ्रिज में रखना, उबाला भी नहीं है। इन समर्स, गर्मियों के दौरान। आयरन आर्टिकल, जो आपके घरों में लोहे से बनी हुई आर्टिकल्स हैं, साइकिल है, कूलर है, भाई ग्रिल्स हैं, जो भी है, उन पे एक ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। ब्राउन कलर की जो लेयर है उस पर डिपॉजिट हो जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन होता है एक प्रोसेस है जिसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, कि जो अल्कोहल बनाई जाती है उसमें अंगूरों को सड़ाया जाता है, गला सड़ा करके बनती है ना, तो फर्मेंटेशन। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कि जो हम भोजन खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, उसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना रेस्पिरेशन प्रोसेस कहलाता है। श्वसन बोलते हैं इसको हिंदी में, श्वसन। एंड सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड का मतलब दही का जमना, दही का जमना। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में जो डेली लाइफ की आपके सामने लिखी गई हैं, उनमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सब्सटेंस हमारे पास शुरू में था, जैसा दूध पहले था, बाद में वैसा नहीं बनेगा। बाद में कब? जब उसको मान लीजिए आपने शाम को 8-9 बजे रखा था बाहर, सुबह 5 बजे देखा तो दूध है, वो दूध नहीं रहा है, उसमें कुछ ना कुछ समवट न्यू सब्सटेंस आपको बना हुआ दिख रहा है, यानी कि वो चेंज हो गया है। आयरन जो शुरू में आपने ग्रिल लगवाई थी जिस कलर की मान लीजिए, तो उस पर धीरे धीरे जो रस्ट है ब्राउन कलर का, वो डिपॉजिट होने लगता है, और जो ग्रिल्स हैं आपके, साइकिल है, जो भी आयरन से बनी हुई आर्टिकल्स हैं, वो कमज़ोर होने लगती हैं। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड में जो ग्रेप्स ओरिजिनल थे वो नहीं रहेंगे। रेस्पिरेशन में भी और सेटिंग ऑफ कर्ड में भी जो मिल्क था वो मिल्क नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है? इन सभी ऑब्जर्वेशंस में जो सब्सटेंस शुरू में था, जो सब्सटेंस शुरू में लिया था, बाद वाला उसमें कुछ न कुछ चेंज हो गया है।
बाद वाला सब्सटेंस ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं रहा है, समवन न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलकर बना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, चेंज हुआ है। कैसा चेंज, केमिकल चेंज। अब चेंज दो टाइप के होते हैं जी, ये लोअर क्लासेज में आप पढ़ के आ चुके हैं, लोअर क्लासेज में पढ़ के आ चुके हैं। तो जनरली कितने टाइप के चेंज लेते हैं हम, दो टाइप के। कौन कौन से, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। बहुत ही प्यारा लेसन है, इंटरेस्टिंग लेसन है, डेली लाइफ से लिंक। तो दो टाइप के चेंज जनरली थोड़ा सा बता रहे हैं, फिजिकल चेंज और सेकंड क्या होता है जी, केमिकल चेंज। ये छोटी क्लासेज में भी आपने पढ़े हैं, जिनको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये हिंदी माध्यम वालों के लिए है भौतिक और ये है रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंज है, पहला कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज। फिजिकल भौतिक, भौतिक का मतलब होता है उसका रंग जो बाहरी जेस्चर पोस्चर है उस बॉडी का। जैसे एक पेपर ले लीजिए आप, ठीक है, उसको सीजर के साथ काट दीजिए 4 पीसेज में। जैसे मान लीजिए आपके पास पेपर था, ठीक है, इसको आपने ऐसे काट दिया, 4 पीसेज में काट दिया। अब जो ये 4 के 4 पीसेज हैं, ये कागज ही रहेंगे या और कुछ बन जाएगा? ऑब्वियस है जी, कागज ही रहेंगे ना। बस पहले पूरा पेपर था, अब छोटे छोटे पीस बन गए हैं। तो कहने का मतलब कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बना है, नया सब्सटेंस नहीं बना। तो कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है। आपके पास और क्या है, मान लीजिए लकड़ी का लॉग था, लॉग ऑफ वुड, दिस इज क्या, लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का मतलब एक लट्ठा सा लगा लीजिए, उसको आपने छोटे छोटे पीसेज में काट दिया ऐसे, लॉग ऑफ वुड ऐसे। तो जो कट के डिस्क ही बनेंगी आपके पास, वो लकड़ी ही रहेंगी और कुछ बन जाएंगी? ऑब्वियस है, लकड़ी रहेंगी। तो कहने का मतलब क्या है, फिजिकल चेंजेज में जनरली नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं, बस उसकी साइज जो शेप है वो चेंज हो सकती है। डफ जो व्हीट होता हमारा, रोटियां से भी खाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, पहले आटा लेंगे, लोई बनाएंगे जिसको डफ बोलते हैं, फिर क्या करते हैं उसको हाथ से थोड़ा वाइड करेंगे और फिर रोलर से जो बेलन होता है आपका, उससे गोल रोटी बन जाती है। अब उसको दोबारा लोई भी बना सकते हैं, फिजिकल चेंज है। तो जनरली जो फिजिकल चेंज है रिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं जनरली। क्या होते हैं, जनरली रिवर्सिबल। जनरली कहने का मतलब जैसे ये कागज था ना, कट गया, अब इन 4 पीसेज को दोबारा जोड़ें तो ये कागज नहीं बन पाएगा, वहां पर क्रैकिंग रह जाएगी। इसको जोड़ के दोबारा ये लॉग ऑफ वुड नहीं बनेगा। तो जनरली जैसे डफ वाला वो तो रिवर्सिबल हो गया है, आपने बैलून में हवा भरी, बैलून क्या हो गया है, इन्फ्लेट हो गया है। जैसे ही उसको जो ऊपर नोट वगैरह लगाई है, गांठ लगाई, उसको खोल देंगे तो दोबारा से हवा निकल जाएगी, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। फिजिकल चेंज वो रिवर्सिबल हो गया है, इसीलिए ऑलवेज की बजाय जनरली लिखेंगे। जो फिजिकल चेंज है जनरली रिवर्सिबल हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे टाइप के चेंज की, केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज, केमिकल कहने का मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन। इनमें नए सब्सटेंस बनते हैं और ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय बोलते हैं इनको, उत्क्रमणीय, और ये अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय चेंज, अनुत्क्रमणीय चेंज हिंदी माध्यम वालों के लिए। तो रिवर्सिबल, और ये जनरली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल। अब केमिकल चेंज की बात करते हैं, यही था जैसे सेटिंग ऑफ कर्ड है। आप क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, उसमें थोड़ी सी लस्सी डाल देते हैं, दिन को सुबह को देखते हैं आप क्या मिलती है, दही जमी हुई मिलती है। क्या उस दही को दोबारा उसी दूध में परिवर्तित किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। उसको तो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, बटर आता है वहाँ से, तो रिवर्सिबल नहीं हुआ, केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन गया है। ओके, आयरन आर्टिकल है, जंग लग गया है, उसको क्या करते हैं, रेगमार से आप उतारते हैं, उसी जंग से कई बार पपड़ी सी बन जाती है, आपने देखा होगा, उनसे दोबारा वही लोहा बन जाता है।
बिल्कुल भी नहीं बन पाता। तो ये कैसे चेंज है? केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिनमें नए सब्सटेंस बनते हैं जी। क्या बनेंगे? न्यू सब्सटेंस। तो केमिकल चेंज में क्या बनते हैं जी? न्यू सब्सटेंस। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जी जो आप अर्लियर क्लासेज में 7th 8th में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये था फिजिकल और केमिकल चेंज। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हम ये बोलेंगे क्या कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि जब भी कोई केमिकल चेंज हुआ है तो वहां पर हम ये बोलेंगे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी नया सब्सटेंस हमने देख लिया, जैसे दूध में लस्सी डाल दी थी, दही बन गई थी, तो नया सब्सटेंस बना है ना, तो केमिकल चेंज हुआ वहाँ पर। जब भी केमिकल चेंज होगा केमिकल रिएक्शन होगी वहाँ पर। बात तो अब इन एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा और एलेबोरेशन डालते हैं डेली लाइफ में। हम सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं। क्या ये तो बात सुन में आ गई जी, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो केमिकल रिएक्शन के लिए क्या की लाइन आ गई है? whenever a chemical change, whenever a chemical change occurs, a chemical reaction takes place। कि जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है वहाँ पर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस बात को हम मानकर चलें। ओके, अब एक्टिविटी देखते हैं, लेबोरेटरी के अंदर एंटर करते हैं जी। ठीक है, एक पहली एक्टिविटी में क्या करेंगे? हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे। देखिए पहली एक्टिविटी है मैग्नीशियम रिबन। क्या लेंगे? मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, जो रिबन काटते हैं उसी टाइप का एक स्पाइरल सा बना होता है, ऐसे लिपटा हुआ। तो जब मैग्नीशियम रिबन को जैसे मान लीजिए ये आपका है बर्नर फ्लेम है जी, ओके। तो यहाँ पर आप ये है मान लीजिए आपका मैग्नीशियम रिबन और टोंग में आप इसको पकड़े हुए हैं, ओके, स्पैचुला की मदद से ऐसे। ये आपने ये मैग्नीशियम रिबन है, क्या है ये? मैग्नीशियम रिबन। दिस इज बर्नर। तो आप क्या देखेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही आप फ्लेम के ऊपर ले जाएंगे तो ये एक डेजलिंग फ्लेम के साथ, एक डेजलिंग फ्लेम के साथ जलने लगता है। डेजलिंग फ्लेम, चमकदार। डेजलिंग का मतलब होता है चमकदार, चमकदार लो के साथ जलने लगता है। चमकदार कैसी जी? वेल्डिंग करते हुए देखे होंगे आपने, जनरली जो वेल्डिंग करते हैं वहाँ पर एक ब्राइट कलर की रोशनी प्रोड्यूस होती है। ऐसी ही डेजलिंग फ्लेम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तब प्रोड्यूस होती है। इसीलिए कभी भी जब मैग्नीशियम रिबन आप लेबोरेटरी में जलाएं, नेक्ड आई से, नंगी आंखों से उसको ना देखें। उसमें आपको स्पेक्स यूज करने चाहिए ब्लैक कलर के। वेल्डिंग वाला देखा होगा ना, वो मुँह खोटा सा होता है, कई ब्लैक कलर के चश्मे लगा करके वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि आपकी आई साइट, जो आँखें हैं वो आपकी ख़राब भी हो सकती हैं, परमानेंटली डैमेज भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखें जी। तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाएं तो टीचर की प्रेजेंस में ही ये एक्टिविटी होनी चाहिए। दिस कैन बी डेंजरस फॉर आवर आइज, ओके। तो मैग्नीशियम रिबन को जैसे ही जलाया, डेजलिंग फ्लेम के साथ जला, और जलने के बाद आफ्टर बर्निंग
ए वाइट कलर पाउडर, ए वाइट कलर पाउडर इज ऑब्टेन्ड। कैसे कलर का जी? वाइट कलर का पाउडर। जैसे लकड़ी जलती है, कागज जलता है, राख बचती है ना पीछे, तो ऐसे ही एक वाइट कलर का पाउडर जलने के बाद मैग्नीशियम रिबन के वो हमें मिलता है, मैग्नीशियम जब रिबन को जलाते हैं तो। ओके, तो ये डिजलिंग फ्लेम कैसी है ये अब प्रैक्टिकली भी सीख करेंगे हम, पिक्चर के रूप में आप देखेंगे मैग्नीशियम जलने पर कैसे कलर की फ्लेम आपको दिखाई देगी। ओके, तो होता क्या है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, जब जलने का मतलब क्या है आपको बताया, जलने के लिए कौन सी गैस जरूरी होती है? ऑक्सीजन गैस। तो मैग्नीशियम रिबन जलने का मतलब ये है मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया है। क्या किया है? कंबाइन किया है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसी को अगर हम देखें तो क्या था? मैग्नीशियम रिबन था हमारे पास, यानी कि मैग्नीशियम था प्लस जलने के लिए कौन सी चाहिए? ऑक्सीजन गैस। तो क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, अभी ये समझे बस। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो वाइट कलर का पाउडर आपको नीचे मिला है, वो ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कई बार ये पूछ लेते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको जलाने से पहले साफ कर लेना चाहिए सैंड पेपर के साथ। जैसे लोहे पे रंग मार लगता है ना, रंग मार, वो खुरदड़ा खुरदड़ा सा होता है जर उतारने के लिए, तो ऐसे ही इनके लिए वो थोड़ा सा लाइट होता है, हल्का होता है, सैंड पेपर के साथ रब कर लेना चाहिए। अब क्यों? उसमें भी यही रीज़न है क्योंकि हवा में रखा मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, एक परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम रिबन लैब में रखा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, जो क्या करती है उसकी जो बर्निंग होगी ना, जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम रिबन था जी, ठीक है, अब इस पे रखे एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? लेयर डिपॉजिट। ठीक, इस टाइप से इसके ऊपर। तो जो मैग्नीशियम रिबन ये था हमारा, जब इसको बर्न करेंगे तो ये मैग्नीशियम नहीं है, ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। तो जब इसको जलाएंगे तो इसका जो बर्निंग होगी वो कंप्लीटली नहीं हो पाएगी, स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा जी, स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बढ़ने की वजह से जो इसके जलने की प्रक्रिया है, दहन प्रक्रिया है, वो कंप्लीट कंबशन नहीं होने दे रहा है। जो इसके ऊपर लेयर बनी हुई है ना, वो मैग्नीशियम रिबन का कंप्लीट कंबशन नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से स्मोक भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दैट्स वाई वी शुड क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर द बर्निंग, जिसकी वजह से जो इसके ऊपर मैग्नीशियम लेयर डिपॉजिट हो रही है वो रिमूव हो जाए। तो क्या लिख देंगे? टू रिमूव। ये क्वेश्चन भी है जी, टू रिमूव द डिपॉजिटेड लेयर किसकी? ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड we must clean the magnesium ribbon. We must clean the magnesium ribbon before burning. यानी कि उसको जलाने से पहले उसको अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए? क्लीन कर लेना चाहिए। और क्लीन किसके साथ करते हैं? सैंड पेपर के साथ। पानी में नहीं भिगोना होता, कहीं पानी में रख दो उसको, वो गल जाए। समझ में आई जी बात? क्लीन किसके साथ करते हैं? सैंड पेपर के साथ। किसके साथ करते हैं जी? सैंड पेपर के साथ क्लीन कर लेना चाहिए। उससे क्या हो जाता है? क्लीन होकर के वो अच्छी तरह से कंप्लीट कंबशन होगा
अगर क्लीन नहीं होगा तो पोल्यूशन जो धुआं है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इसीलिए उसको क्लीन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अगेन अब सेकंड देखते हैं, क्या जो ये बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ, इसको देखें क्या है ये डायग्राम। ये ध्यान रखें जी, केमिस्ट्री की लैब में आप जब भी जाएं तो लैब कोट के साथ जाएं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, इन द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, जो भी आपका लैब असिस्टेंट है उसकी देख रेख में ही आप केमिस्ट्री लैब में काम करें। अदरवाइज कोई भी डेंजरस इंसिडेंट आपके साथ हो सकती है, क्योंकि ये एज भी ऐसी होती है, कुछ नहीं होता, कुछ कुछ करके देखे जाते हैं बच्चे, किसी एक कपड़ों पर गिर जाएगा वो जल जाएंगे, तो लैब कोट आपके कपड़ों को भी प्रिवेंट करता है जलने से, या कोई जो स्पॉट वगैरह दाग धब्बा बन जाता है पीले कलर का, ये वो रिमूव नहीं होगा फिर आपकी जो स्कूल ड्रेस है उससे। तो जब भी आप केमिस्ट्री लैब में एंटर करें, कुछ काम करें, लैब कोट के साथ जाएं और इन द गाइडेंस ऑफ योर टीचर या लैब असिस्टेंट उसकी देख रेख में ही आप एक्सपेरिमेंट करें। अदरवाइज एनी इंजरी, कोई भी आँख की, नाक की, स्किन की जो भी है वो आपके साथ हो सकती है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन जब आप देखेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेना आपने, कोन के टाइप का ही कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं, अलग अलग काइंड के होते हैं। एक होता है बीकर जो पूरा सिलेंडर शेप में होता है, और एक राउंड बॉटम फ्लास्क। दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, दिस इज सिंपल बीकर, और व्हाट इज दिस, दिस इज कोनिकल फ्लास्क। क्या लेना आपने, कोनिकल फ्लास्क लेना है जी। ओके, तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये 3 कॉमन एसिड हैं जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको नाम पता भी होना चाहिए इनके। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही कॉमन नेम है इनके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCl। क्या होता है, HCl। नाइट्रिक एसिड, कौन सा एसिड है जी, सेकंड नाइट्रिक एसिड, नेमली फार्मूला HNO3, और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है जी, सल्फ्यूरिक एसिड, नेमली दैट इज H2SO4। ये तीनों एसिड्स हैं, बहुत ही कॉमन एसिड हैं। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका एक और बहुत ही प्यारा नाम है, जिसको बोला जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा। क्या बोलते हैं इसको, रसायनों का राजा। क्यों बोला जाता है, ड्यू टू इट्स वाइड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बैटरीज बनती हैं जो इन्वर्टर के लिए आप लेकर आते हैं, उन सभी में सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसी कारण से कि ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसको रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। तो अपने कोनिकल फ्लास्क में सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या दोनों के साथ भी करके देख सकते हैं। ओके, तो देखें क्या ऑब्जर्वेशन आएगी। तो करना क्या है, जिंक ग्रेन्युअल्स डाल के सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया। अब इसमें यहाँ पर कॉर्क लगा देंगे, और एक नैरो ओपनिंग में ऐसे पाइप सी, और यहाँ पर ये लगा देंगे कॉर्क। क्या है ये, कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, एक रबड़ का जो जैसे बैंड सा होता है गुटका टाइप में, जो इसके मुंह में फिट हो जाता है, गैस बाहर ना आए। यहाँ से गैस बाहर आएगी, अभी देखेंगे ऑब्जर्वेशन, H2 गैस। कौन सी गैस बाहर आएगी, H2 गैस दिखाई दे रहा है जी, हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी यहाँ से। कौन सी, हाइड्रोजन गैस। तो देखें क्या लिया हमने कोनिकल फ्लास्क में, तो जिंक ग्रेन्युअल्स। ग्रेन्युअल्स का मतलब होता है दानेदार जिंक, जैसे यूरिया खार के दाने होते हैं ना, उनको ग्रेन्युअल्स बोलते हैं। ऐसे ही जिंक ग्रेन्युअल लेने हैं आपने, Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखा आपने H2SO4। तो क्या बन गया है, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस
H2 गैस। ये जो एरो ऊपर लगा है इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, इवॉल्व, निकली है जी, हाइड्रोजन गैस निकली। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये ऑब्जर्वेशन आपको इस एक्टिविटी के अंदर देखने को मिलेगी। यानी कि क्या हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन देखी है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हुई है, गैस निकली है इस ऑब्जर्वेशन के अंदर। कौन सी गैस निकली है, H2 गैस। तो H2 गैस की जो प्रेजेंस है पता कैसे चलता है, ये हाइड्रोजन गैस ही है। इसके पास एक बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, बर्निंग कैंडल। क्या लेकर जाते हैं, बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। तो पॉप साउंड के साथ जलेगी जी वो। कैसी साउंड आएगी, पॉप साउंड है, फट फट की ध्वनि आएगी, फट फट की ध्वनि, पॉप साउंड क्रिएट होगी जी। जैसे वो पॉलीथीन आती है ना, उसमें कई बार मोबाइल फ़ोन्स या पैकिंग में आते हैं, वो गुमड़ी सी होती है, उस पर बच्चे उनको फोड़ते रहते हैं, उस टाइप की साउंड आती है। ये साउंड ये बताती है कि जो यहाँ से गैस निकली है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये थी आपकी सेकंड एक्टिविटी। और थर्ड एक्टिविटी में हम देखते हैं एक और लेबोरेटरी में, जो कि उसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया। क्या लिया, लेड नाइट्रेट। क्या लेंगे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। और दूसरा जो कंपाउंड लिया आपने, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम आयोडाइड ये लिया। ओके, तो लेड नाइट्रेट में क्या हुआ है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस। क्या फार्मूला है, लेड नाइट्रेट का PbNO3 का ट्वाइस। कई बच्चों को तो ये फार्मूले भी नहीं लिखने आते जी, उनके लिए जो 9th क्लास की बुक है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। उसमें सारे आयंस और फार्मूले दे रखे हैं, या एक वीडियो में मैं बता भी दूंगा कैसे बनते हैं। लेड नाइट्रेट लिखा प्लस पोटाशियम आयोडाइड, Ki फार्मूला होता है, तो ये बनेगा PbI2 प्लस KNO3। KNO3 यहाँ पर 2 हैं तो ये 2 कर लीजिए, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ओके, ये बैलेंस भी हो गई है। तो इस ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर चेंज इन कलर हुआ है, चेंज इन कलर हुआ है। तो जितनी भी 2-3 ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ी, मैग्नीशियम रिबन वाली पढ़ी है, यहाँ पर ये पढ़ी है और ये पढ़ी है, इन सभी से हमारे पास कुछ न कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस निकल के आई हैं। तो उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो उन ऑब्जर्वेशंस को अगर हम समराइज करके देखें तो उनको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि कब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, कब कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो कौन कौन से चेंज देखे हैं आपने, ये ध्यान दें। इसमें चेंज इन कलर हुआ है। ओके, तो पहला तो क्या हो जाए, अगर चेंज इन स्टेट, पहला क्या है, चेंज इन स्टेट हो जाए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड में हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, और चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या क्या हो जाए, चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज हो गया है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस इवॉल्व हुई है कोई, चेंज इन कलर, रंग बदल गया है, या चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो गया है। तो जब भी इनमें से कोई जो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिले तो आप ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। कीप इन माइंड, चेंज इन स्टेट का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लीजिए हम फ्रीजर में से बर्फ़ बाहर निकाल के रख देते हैं, पानी बन जाता है, वापस फ्रिज में रख देंगे, क्या हो जाएगा, दोबारा से उसकी बर्फ़ बन जाएगी जी, दोबारा से बर्फ़ बन जाएगी ना। तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंज है जी, रिवर्स हो गया है ना ये।
पानी से ये बना सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे यहाँ पर देखा है H2 गैस, चेंज इन कलर चेंज हो जाए, या चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो जाए। जैसे मैग्नीशियम रिबन का टेम्परेचर चेंज करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन गया था नीचे। तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस हमें ये बताती हैं कब कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब केमिकल चेंज तो पढ़ लिया है, ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ लिए हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ ए केमिकल चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो केमिकल इक्वेशन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे वो रिप्रेजेंट करती है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट। ओके।